साथियों, आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि एलपीएम से संबंधित है। और इस टॉपिक की महत्वता आप ऐसे समझिए कि ये टॉपिक चाहे सुपरवाइजर की परीक्षा क्यों हो या एलएसए की परीक्षा हो, दोनों में ही महत्वपूर्ण रहता है। शुरू करते हैं टॉपिक के नाम से। यहाँ आपको दिख रहा है पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक एक शब्दों को हमें समझना होगा कि पशुधन उत्पादन प्रबंधन क्या है। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले शब्द को, और पहला शब्द आपके आता है पशुधन, जिसे अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो इसे हम कहेंगे लाइव स्टॉक। देखिए बच्चों, लाइव स्टॉक का मतलब होता है, जैसे परिभाषा यहाँ पे नीचे दी गई है, कि वह सभी पशु जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक फायदे के लिए पाला जाता है उसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं, यानी पशुधन। आप देख रहे हैं कि साथ में धन जुड़ा हुआ है, यानी हमें कहीं ना कहीं आर्थिक फायदा होता है। चाहे हम गाय पालें, उससे हमें दूध मिलता है, बकरियों से हमें दूध मिलता है, मटन मिलता है भेड़ों से, चिवोन मिल सकता है हमें बकरियों से, या हमें पोर्क मिल सकता है सूअरों से। इसके साथ साथ ही हम चमड़ा, सींग, खोल आदि का भी हम लोग व्यापार करते हैं। इसका मतलब वो सभी पशु जिन्हें हम पालते हैं अपने आर्थिक फायदे के लिए, उन्हें हम पशुधन कहते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा शब्द यहाँ पे कहता है उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन से हम समझते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हमें मिल रहा है पशुओं से, जैसे दूध, मांस, चमड़ा, इन सबको हम उत्पादन की श्रेणी में रखते हैं। और अगले शब्द की ओर बढ़े तो ये कहता है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब है मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, मैनेजमेंट यहां पर हमें क्या करना है, अब इन तीनों शब्दों को सम्मिलित रूप से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमें पशुधन से मिलने वाले सभी उत्पादों का ऐसा प्रबंधन करना है जिसके माध्यम से हमें उत्पादन अच्छा मिले, बढ़कर मिले। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहां पर आती है वो है बच्चों मैनेजमेंट। और आप जानते हैं कि मैनेजमेंट किस स्तर पे करना है हमें। यहां पर हमें आवास मैनेजमेंट की बात करनी है, यानी हम कहेंगे कि आवास का प्रबंधन अगर अच्छा होगा तो पशु का उत्पादन बढ़ेगा। और यदि हम कहेंगे कि यहाँ पर पोषण व्यवस्था अच्छी होगी तो भी पशुओं का उत्पादन बढ़ेगा। और यदि हम कहेंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी तो भी पशुओं का उत्पादन बढ़ेगा। इसका मतलब हमें इस पूरे विषय के अंदर ऐसे मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ना है बच्चों, जिनके माध्यम से हमें पशुधन से संबंधित उत्पादों को या उनके उत्पादन को बढ़ाना है। परिभाषा देखते हैं। वह पशु जिसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ हेतु पाला जाता है पशुधन कहलाता है। मैं समझा चुका हूं, थोड़ा सा और डिटेल देते हैं बच्चों इसके अंदर। देखिए, जब हम पशुओं को विभाजित करते हैं तो पशुओं के विभाजन में हमें तीन प्रकार के पशु मिलते हैं। सबसे पहले है लाइव स्टॉक, दूसरे प्रकार के पशु आते हैं जिन्हें हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल, और तीसरे आते हैं पेट एनिमल। देखिए बच्चों, वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है वह सारे पक्षी या पशु जिनको हम जंगली मानते हैं, जैसे जंगल में रहते हैं, शेर, लोमड़ी, भालू आदि। पेट के अंदर वो सभी पशु आते हैं जो कि पालतू होते हैं, जैसे डॉग इसके अंदर आ सकता है, बिल्ली इसके अंदर आ सकती है, जिसको हम पालते हैं तथा अपने साथ रख सकते हैं, अपने आवास में रख सकते हैं, उसे हम पालतू पशु कहते हैं। अगर पालने को तो हम गाय भी पालते हैं, लेकिन गाय पालतू नहीं है, गाय को हमने पशुधन यानी लाइव स्टॉक की श्रेणी में रखा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर उसे हम अपने साथ में रखते हैं तो वह पेट कहलाता है। अब बात करते हैं उस क्रम की जिस क्रम में पशुओं को पालतू बनाया गया था। सर्वप्रथम जो पशु पालतू बनाया गया था वह कुत्ता था। आप और हम सभी जानते हैं महाभारत काल से पहले भी कुत्तों का प्रचलन रहा है, जहां पर आपने देखा होगा कि महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया था, इससे पूर्व भी। और उसके पश्चात एक क्रम के अंदर पशुओं को पालतू बनाया गया। यदि क्वेश्चन आता है बच्चों इस तरीके से कि पहला रूमिनेंट पशु जिसे पालतू बनाया गया तो वह थी बकरी। बकरी को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमाया जा सकता है कि पहला खाद्य पशु जिसे पालतू बनाया गया था कौन था, यानी खाने के लिए जिस पशु को हमने सबसे पहले अपने पास में रखा वह थी बकरी। और नवीनतम पशु जिसे पालतू बनाया गया है वह है घोड़ा। तो अगर हम क्रम देखें कि किस क्रम में पशुओं को पालतू बनाया गया है, तो सबसे पहले आता है डॉग, फिर आता है इसमें गॉट यानी बकरी, भेड़,
सुअर, गाय, भैंस और अंतिम तौर पे इसके अंदर आएगा बच्चों घोड़ा। तो सवाल बन सकता है यहां पर कि नवीनतम पशु जिसे पालतू बनाया गया क्या होगा, वह होगा घोड़ा। और सबसे पुराना पशु जिसे पालतू बनाया गया है वह है डॉग। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पशुओं से संबंधित क्लासिफिकेशन की, हम पशुओं को किस आधार पे विभाजित कर सकते हैं। तो आप देखिए कि पशुओं को विभाजित करने का आधार हमने लिया है, पहला है उनके आमाशय के आधार पर। अगर हम पशुओं को आमाशय के आधार पर विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए बच्चों कि आमाशय में कुछ ऐसी विशेषताएं मिलेंगी जो पशुओं को विभाजित करती हैं। सबसे पहली विशेषता होती है कि आमाशय कितने भागों में बटा है। वह सभी पशु जो जुगाली करते हैं तथा जिनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है, उसे हम कहते हैं रूमिनेंट पशु यानी रोमंथी पशु। रोमंथी पशु देखिए बच्चों, बाहर से देखने पर वो एक ही स्टमक होता है, लेकिन उसके 4 कंपार्टमेंट होते हैं। और चारों कंपार्टमेंट की अगर आप नाम देखें तो सबसे पहले आता है रूमन, फिर आता है रेटिकुलम, तीसरे नंबर पे आता है ओमेजम और चौथे नंबर पे आता है एबोमेजम। यानी ये 4 ऐसे पार्ट हैं जो रूमिनेंट पशुओं में मिलते हैं। इसके बाद यदि बात करें दूसरे पशु तो उन्हें हम सूडो रूमिनेंट कहते हैं, यानी आभासी रूमंथी प्राणी। आभासी रूमंथी प्राणियों का मतलब होता है यह रूमिनेंट जैसे ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके आमाशय के अंदर एक ऐसा भाग अनुपस्थित है जो कि रूमिनेंट पशुओं में होता है। सूडो रूमिनेंट के अंदर यदि हम पशुओं को शामिल करें, कौन से पशु आते हैं, तो सूडो रूमिनेंट के अंदर कैमल और लामा आते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि सूडो रूमिनेंट रूमिनेंट पशुओं से कैसे भिन्न है। रूमिनेंट पशुओं में हमने 4 भाग किए थे आमाशय के, यहां हमें 3 ही भाग करने हैं। 3 भाग कौन कौन से होंगे, रूमन होगा, रेटिकुलम होगा और एबोमेजम होगा। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, ओमेजम अनुपस्थित होता है। वह भाग जो रूमिनेंट पशुओं में होता है लेकिन सूडो रूमिनेंट में अनुपस्थित होता है, वह कौन सा भाग है बच्चों, ओमेजम होता है। तो यहां पर आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और इसके साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन से एनिमल इस श्रेणी में आते हैं। ऊंट और लामा इस श्रेणी के अंदर आते हैं। तो हमने 2 वर्गीकरण पढ़े। पहला वर्गीकरण था जहां पे स्टमक या आमाशय 4 भागों में विभाजित था। दूसरा वर्गीकरण वह है जिसमें आमाशय 3 भागों में विभाजित था। अब बात करते हैं मोनोगैस्ट्रिक या नॉन रूमिनेंट प्राणियों की। मोनो का मतलब होता है बच्चों एक, जहां पर एक ही आमाशय हो उसे हम मोनोगैस्ट्रिक कहते हैं। देखिए बच्चों, आमाशय तो सभी में एक ही होता है, लेकिन आमाशय विभाजित होता है रूमिनेंट्स और सूडो रूमिनेंट्स में। लेकिन मोनोगैस्ट्रिक एनिमल या नॉन रूमिनेंट पशुओं में आमाशय विभाजित नहीं होता, या यूं कहूं कि अविभाजित आमाशय होता है। यहां पर एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, डॉग, कैट, घोड़ा आदि। यहां पर आमाशय विभाजित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ा कि आमाशय विभाजित होता है, लेकिन विभाजित और अविभाजित आमाशय की खास बात क्या होती है। तो देखिए बच्चों, यहां पे लिखा है कि रूमिनेंट पशुओं में जो पाचन होता है वह सूक्ष्म जीवियों के द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूक्ष्म जीवियों का मतलब है कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई, इनके द्वारा रूमिनेंट पशुओं में पाचन होता है। यानी जो भी भोजन रूमिनेंट पशु करते हैं वह सूक्ष्म जीवियों के द्वारा स्त्रावित एंजाइम्स के द्वारा टूटता है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन रूमिनेंट या मोनोगैस्ट्रिक प्राणियों की, तो यहां पर पाचन का आधार एंजाइम व अम्ल होता है। शरीर के आमाशय में एंजाइम्स स्त्रावित होते हैं, जैसे अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आदि। ये सभी एंजाइम्स, साथ के साथ अम्ल जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल महत्वपूर्ण है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। आगे आने वाले अध्यायों में हम पढ़ेंगे कि भोजन का पाचन किस आधार पर होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना आपको अपने जानना है कि भोजन का पाचन 2 मुख्य आधार हैं। एक आधार है सूक्ष्मजीवी जो कि रूमिनेंट पशुओं में होते हैं, दूसरा आधार है एंजाइम व अम्ल जो कि नॉन रूमिनेंट या मोनोगैस्ट्रिक प्राणियों में होते हैं। आपको यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। नॉन रूमिनेंट के अलावा यदि मैं रूमिनेंट पशुओं की बात करूं तो एक और विशेष आपको बताना चाहता हूं कि इन चारों पार्ट्स में सबसे बड़ा पार्ट है वो है रूमन का। यानी रूमन सबसे बड़ा पार्ट होता है और इसी पार्ट के अंदर पाचन होता है। दूसरे पार्ट की बात करें रेटिकुलम, ओमेजम, यह छोटे पार्ट होते हैं, लेकिन विशेष तौर पर
आपको यहां पर ध्यान रखना है ओमेजम के बारे में। इसे ट्रू स्टमक भी कहते हैं। देखिए बच्चों, ट्रू स्टमक या वास्तविक स्टमक का मतलब होता है वह भाग जहां पर अम्लीय या एंजाइम के द्वारा पाचन होता है। ध्यान रखना बच्चों कि हम जब कह रहे थे कि रूमिनेंट पशुओं में सूक्ष्म जीवियों के द्वारा पाचन होता है, और अब मैं कह रहा हूं कि इन चारों पार्ट में से एक ऐसा पार्ट है जहां पर पाचन अम्लों के द्वारा हो रहा है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, इसीलिए इसको हमने ट्रू स्टमक या वास्तविक स्टमक कहा है। यह सबसे अंतिम भाग होता है जो आगे जाके आंतों से जुड़ा रहता है। यानी शुरुआत कहां से होती है बच्चों? रूमन रेटिकुलम से शुरुआत होती है और अंतिम तौर पे हमें मिलता है एबोमेजम। और एबोमेजम रूमिनेंट पशुओं में वास्तविक स्टमक इसलिए कहलाता है क्योंकि वह एंजाइम के द्वारा यहां पर पाचन होता है। आगे बढ़ते हैं और इस क्लासिफिकेशन के बाद में अगला वर्गीकरण देखते हैं। तो हमने पिछली स्लाइड में देखो बच्चों, हमने क्लासिफिकेशन किया था और उसका आधार क्या था? वह आधार था आमाशय के विभाजन के आधार पर। लेकिन अब हम यहां बात करेंगे पशुओं की भोजन प्रवृत्ति के आधार पर कि पशु क्या खाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्निवोरस एनिमल की। कार्निवोरस का मतलब होता है बच्चों वह सारे पशु जो मांस का भक्षण करते हैं, यानी मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, या मैं बात करूं कि बहुत सारे जंगली जानवर भी कार्निवोरस होते हैं। और आप याद करिएगा बच्चों, जब हमने डेंटिशन के बारे में पढ़ा था, यानी दंत विन्यास के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि सभी कार्निवोरस पशुओं में एक कैनाइन दांत, जिन्हें हम कृंतक दांत भी कहते हैं, वह जरूर मिलते हैं। और कैनाइन दांत की कारण ही इन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं, जिनका मुख्य काम है चीर फाड़ करना। दूसरे प्रकार के प्राणी होते हैं हर्बीवोरस प्राणी। यह सभी प्राणी केवल शाक पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको हम शाकाहारी कहते हैं, जिसमें हमारे पास में आते हैं रूमिनेंट पशु और घोड़ा। अगले प्रकार के प्राणी होते हैं जिन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस का मतलब होता है बच्चों सर्वाहारी। यह पादप भी खाते हैं और मांस का भी भक्षण करते हैं, जहां हमने रखा है सूअर को। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने पशुओं का वर्गीकरण किया, जिसमें महत्वपूर्ण वर्गीकरण यह था कि रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट और सूडो रूमिनेंट पशु कौन कौन से होते हैं।